हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 11th का आपका इनफैक्ट एक ही टॉपिक है रिएक्शन वाला पार्ट, जिसमें आपका आता है टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन आपका जो 11th के कोर्स में एनसीईआरटी में दे रखा है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन प्लस बेंजीन। यहाँ पर हम चैप्टर को पढ़ेंगे, एलिफेटिक को अलग पढ़ेंगे और एरोमेटिक को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक काफ़ी बड़े होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी रिएक्शंस आपके इन्वॉल्व होंगे एल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर स्पेशली। तो इसलिए हम इस टॉपिक को थोड़ा इलाबोरेट करके पढ़ेंगे अलग से। पहले पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे टॉपिक आएंगे एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस। इनका पढ़ना है मेनली प्रिपरेशन मेथड्स, प्रॉपर्टीज, और इनका जो है प्रॉपर्टीज में आपका दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोकस करेंगे तीनों टॉपिक के ऊपर डिटेल में, कैसे कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे उनका रिएक्शन का मैकेनिज्म्स आते हैं, वो सारी चीज यहाँ देखेंगे हम लोग। अब इस टॉपिक में पहले हम पढ़ेंगे एल्कीन्स, क्योंकि इसमें काफी सारी रिएक्शंस एल्कीन में ही हमारी रिएक्शंस ज्यादा होंगी, जिसको हमको डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। कुछ कुछ पॉइंट आएंगे प्रिपरेशन में एल्केन्स के, वो भी आपको इसको समझने से, प्रिपरेशन से इजी रहता है कि ये रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ। और जो आपका टॉपिक अल्काइंस है उसमें क्या होता है कि अल्केन्स की तरह से ये भी क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं इनके अंदर, तो इनकी रिएक्शन भी सिमिलर होती हैं। इसलिए हम इस टॉपिक में सीक्वेंस को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। पहले एल्कीन्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में अल्काइंस, और लास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे एल्केन्स। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक आएगा इसमें प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन्स। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स हम पहले देखते हैं एल्कीन्स के बारे में। तो इसमें देखिए पहला हमारा मेथड क्या है प्रिपरेशन में, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। पहला मेथड क्या है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। एक अल्काइन अगर आपको दे रखा है उसका रिडक्शन हम करते हैं, पूरा कर देंगे तो क्या होगा, अल्काइन से आपको बनेगा एल्केन। हमको करना है एल्कीन फॉर्मेशन तक खाली, तो क्या करते हैं, रिडक्शन इज नॉट कंप्लीट, बट हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे पार्शियल। तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन से क्या मिलेगा आपको, एल्कीन मिलता है। देखते हैं कि सारे पॉइंट दिखाएंगे। अगला आएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में भी हमको एल्कीन बनता है। अगला आएगा डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखो यहाँ पर काफी जगह लिखा है मैंने डी का मीनिंग होता है रिमूवल। कोई भी रिएक्शन पर वर्ड यूज होता है डी, तो डी का मीनिंग क्या होता है, लॉस। हाइड्रेशन का मीनिंग होगा यहाँ पे वाटर का लॉस होगा इसमें। तो अगर हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मीनिंग होगा लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रो हेलोजन का मीनिंग होता है इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अगला है डीहेलोजनेशन, इसका मीनिंग रिमूवल ऑफ हेलोजन्स, तो बोलेंगे डीहेलोजनेशन। अगला होता है विटिक रिएक्शन, ये होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स डायरेक्टली इन सिंगल स्टेप फ्रॉम एल्डिहाइड इन कीटोन्स। और साथ में क्या होता है, इसमें कार्बन चेन का लेंथ बढ़ता है, वो हम समझेंगे इसका रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब। अगला रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड R4N+OH- कंपाउंड्स। इसको जब हीट करते हैं डिकम्पोज होंगे, थर्मल का मीनिंग हीट करने पर डिकम्पोज होंगे कंपाउंड ये वाले, और हमको एल्कीन देते हैं प्लस अदर बाई प्रोडक्ट, जिसमें एक आता है टर्शरीमीन और एक आता है वाटर मॉलिक्यूल। अगला आएगा इसमें कैटालाइटिक क्रैकिंग एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। कैटालाइटिक क्रैकिंग का मीनिंग होता है बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और एक होता है एल्केन आपको दिया है, उससे हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपको बनेगा इसमें एल्कीन्स। देखो यहाँ पे एक है हाइड्रोजनेशन का उल्टा होता है डिहाइड्रोजनेशन। डी का मीनिंग फिर से समझिए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजनेशन। अगर एल्कीन दिया होता है उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या मिलता है आपको उस केस में, एल्केन्स, तो वो होता है नाम हाइड्रोजनेशन। एल्काइंस एल्कीन्स दोनों में हाइड्रोजन का एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, रिमूवल को बोलेंगे डिहाइड्रोजनेशन। ये उतने सुटेबल नहीं है एल्कीन प्रिपरेशन में, क्योंकि हमको यहाँ पे मिक्सचर मिलता है नॉर्मली, तो मिक्सचर से फिर सबको अलग करना उतना इजी टास्क नहीं होता है। एनीवे ये हमारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन में, तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे वन बाय वन।
पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर एल्कीन्स, और उसमें हमारा पहला रिएक्शन है पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, देखिए इसमें हमारा जो टॉपिक है एल्कीन्स मैंने यहाँ रख दिया है, प्रिपरेशन हमारा कंटिन्यू होगा, ये लंबा टॉपिक है, इसमें एक एक रिएक्शन काफी टाइम लगेगी समझने में, स्टार्टिंग स्पेशली डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन पूरा बेस है ये वाला। यहाँ से काफी हमारे रिएक्शन लिंक होते हैं क्लास 12 के टॉपिक में भी, लाइक एल्कोहल्स को हम लिंक करते हैं 12th क्लास के कोर्स में भी। एक टॉपिक है प्रिपरेशन आपका आएगा इसमें ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, उसमें भी एल्किन से हम बनाएंगे प्रिपरेशन, और उसका बैकवर्ड रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्किन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो ये थोड़ा रिएक्शंस लंबी हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए, समझिए इन रिएक्शंस को। अगर आपको ये रिएक्शंस अच्छे से क्लियर हो जाती हैं तो 12th में कोर्स पढ़ने में आपको बहुत ईजी रहता है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर फुल स्कोर करना है, फुल बच्चे स्कोर कर लेते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पूरा बेस से लेके चलिए। ऑर्गेनिक 12th का अलग है, 11th का अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा 11th का ऑर्गेनिक 12th में काम आता है, और जिस बच्चे का 11th का पोर्शन वीक रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका 12th ऑटोमेटिकली उतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि काफी सारा लिंक यहीं पे है। ठीक है, इसमें हम कुछ आपको रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स पढ़ाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म्स, बट आप जो भी एंट्रेंस देते हो, कोई भी एंट्रेंस में आपके मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिना मैकेनिज्म का क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, आप खेल खेल में करते रहोगे आराम से, लेकिन पहले समझिए इन चीज़ों को अच्छे से। समझेंगे तो आपको आराम से बढ़िया से समझ आ पाएगा, ये मेरी गारंटी है आपके, कि यू कैन सिक्योर फुल मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जो भी एग्जाम दोगे, जेई मेंस, एडवांस, नीट, आप जो भी देंगे, सारे टॉपिक में आपके फुल स्कोर का पॉसिबिलिटी है, अगर आप ध्यान से कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम इसमें पहला लेते हैं पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, जिसमें हमको मिलता है एल्केन का प्रिपरेशन। पहला हमारा मेथड है पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। देखिए अल्काइंस का दो तरह रिडक्शन पॉसिबल होता है। मान लो ये हमने लिया, एक अल्काइन लिया, इसका रिडक्शन किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। तो क्या देगा प्रोडक्ट यहां पर हमको, ये हमको देगा प्रोडक्ट में ट्रांस एल्कीन। अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा इस रिएक्शन में, सिस एल्कीन। यहां पे आपको मिलेगा सिस एल्कीन, यहां पे आपको मिलेगा ट्रांस एल्कीन। इस सेकंड केस में जो यहां पर हमारा कैटलिस्ट होता है, इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं, पूरे कैटलिस्ट बोलते हैं, यहां पर क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट, LINDLAR, लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, अल्काइन रिड्यूस होंगे पार्शियली। यहां पर क्या होता है, कैटलिस्ट को हम पार्शियली पॉइजनिंग करते हैं, इट इज पार्शियली पॉइजन कैटलिस्ट, पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन, पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर और क्विनोलिन। क्यों पॉइजनिंग का हमको रिक्वायरमेंट पड़ता है, यहां पर है पॉइजनिंग इसलिए करते हैं ताकि एल्कीन बना उसका आगे रिडक्शन और ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारे पास हाइड्रोजन पैलेडियम अवेलेबल रहेगा तो अल्कीन से क्या बनेगा आपको आगे, एल्केन्स, कंपाउंड बिकम सैचुरेटेड, तो रिएक्शन फेवर होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स एंड अल्काइंस बोथ। लेकिन हमको रिएक्शन प्रिवेंट करना है रिडक्शन आगे, तो हम लेंगे कैटालिटिक पॉइजनिंग करते हैं बाय सल्फर और क्विनोलिन। यहां पर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होता है पैलेडियम के ऊपर, पैलेडियम पाउडर फॉर्म रहता है एडजॉर्ब बाय द मिक्सचर ऑफ बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या होता है, रिडक्शन आगे ना हो, आगे रिडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस केस में हम करते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग सल्फर से या क्विनोलिन से। इसका नाम क्या है कैटलिस्ट का, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है इसका। दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज लिंडलर्स कैटलिस्ट, LINDLAR, लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं कि प्रोडक्ट दो डिफरेंट क्यों बने, यहाँ पे ट्रांस क्यों बना, यहाँ पे सिस क्यों बना। तो पहले हम समझते हैं सेकेंड रिएक्शन सिस एल्कीन फॉर्मेशन का। देखो यहाँ पर जब एल्कीन सिस बनता है
इसको हम बोलते हैं इट इज फॉर्म बाई सिन एडिशन। सिन एडिशन, इसका मीनिंग क्या होगा सिन एडिशन का? इसका मीनिंग होता है टू ग्रुप्स और एटम्स गेट अटैच्ड फ्रॉम सेम साइड और सेम फेस। सेम फेस, इसका मीनिंग होता है सिन एडिशन का मीनिंग कि हमारे दो ग्रुप ऐड होते हैं, ग्रुप्स हो चाहे एटम्स हो, कहां से ऐड होंगे? फ्रॉम सेम साइड और सेम फेस। मतलब हमारा ये अल्काइन, अल्काइन का था, अल्काइन का शेप होता है लीनियर, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडेशन यहां पे दिया है sp, तो जो इस बॉन्ड की तरफ ज्योमेट्री है लीनियर होगा दोनों में, तो हमारे दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? ऐड एक साइड से, फ्रॉम सेम फेस और सेम साइड। इस टाइप का एडिशन को बोलते हैं हम क्या? सिन एडिशन। टू ग्रुप्स और एटम्स गेट अटैच्ड फ्रॉम सेम साइड और सेम फेस, इसको हम बोलते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन क्या होगा? ध्यान रखिए, सिन एडिशन दिस अकर्स इन सिंगल स्टेप। ये क्या होता है? इट इज ए सिंगल स्टेप एडिशन रिएक्शन। हमारे रिएक्शन जब भी सिन एडिशन होता है, ये एक ही स्टेप में ऐड होंगे, दोनों ग्रुप सेम साइड से ऐड होते हैं, तो इनको दो स्टेप नहीं लेना पड़ता है, एक ही स्टेप में ऐड हो जाते हैं दोनों ग्रुप में। तो ये होता है सिंगल स्टेप एडिशन। ये कैसे बनता है इसको समझते हैं एक बार और। देखो यहां पर क्या होता है, मेटल्स ले सकते हैं। अगर मान लो अल्कीन दिया होता बट विदाउट कैटालिटिक पॉइजनिंग, तो क्या होगा? एल्कीन से एल्केन बनता। दोनों ही केस में क्या होता है, जब एडिशन करते हैं तो दो ग्रुप ऐड होते हैं सेम साइड से, सेम सरफेस से। और उस केस में होता क्या है बेसिकली, ये जो मेटल सरफेस होते हैं, आपका मान लो ये दिया है हमको, एक मेटल सरफेस लिया हमने, यहां पे क्या कौन से मेटल लेते हैं? मोस्टली हम लेते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि उनमें क्या होता है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, दे आल्सो हैव स्मॉलर साइज, सो मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो और क्या होता है, सरफेस पे होता है फ्री वैलेंसीज, सरफेस पे होता है फ्री वैलेंसीज यहां पर, और उनमें एक एबिलिटी होता है, दे कैन एडजॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस। यहां पे एक टर्म आता है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटेलिक सरफेस। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑक्लूजन, OCCLUSION। इसका नाम क्या होता है? ऑक्लूजन। ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। आप आगे रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करते हैं प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और भी आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स, दे आर एक्टिंग एज कैटलिस्ट, क्योंकि उनके जो अंदर एबिलिटी होता है, एक तो होता है कि दे हैव फ्री वैलेंसीज, साइज छोटा होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और उनमें एक और एबिलिटी होता है, जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स। इसलिए उनके काफी सारे कंपाउंड हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, वो हमारे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में, मे बी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो या आपके इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हो। अब यहां पर हमने इसको समझते हैं, लेट्स कमिंग ऑन दिस पॉइंट, कि यहां पर हमारा एक मेटल सरफेस दे रखा है, इस मेटल के ऊपर क्या होगा, अल्काइन और एल्कीन दोनों पहले एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्ब होने में क्या होता है, मान लो एक हमारा सरफेस पे एक पास पोजीशन पर हमारा अल्काइन ऐड हो गया, भाई नॉर्मली इसमें एडजॉर्प्शन होता है मेटल्स का, मेटल्स के ऊपर अल्काइंस का भी और हाइड्रोजन का भी। होता क्या है इस एडजॉर्प्शन से, गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, यहाँ पे मैंने इंटरेक्शन शो किया है डैश लाइन से, हाइड्रोजन गैस का मेटल से, यहाँ पे टर्म यूज किया एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना, सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होते हैं और वहीं रहते हैं, रिटेनिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन फिनोमेना। अब क्या होता है, इस गैस में एडजॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, अल्काइन और हाइड्रोजन गैस पास में आएंगे। मेन पर्पस क्या होता है एडजॉर्प्शन का, कि इट ब्रिंग द मॉलिक्यूल क्लोजर, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर देन द रिएक्शन कैन हैपन इजीली। अब मान लो हाइड्रोजन गैस होता है, बिना कैटलिस्ट के उड़ता रहेगा, कैसे पकड़ेगा अल्काइन और अल्कीन बॉन्ड, उसको डिफिकल्ट होता है। तब होता क्या है इस केस में, बाय द फिनोमिना ऑफ एडजॉर्प्शन हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे और फिर उनमें रिएक्शन आपस में हो जाता है। रिएक्शन कैसे होगा देखिए, इसमें नॉन पोलर बॉन्ड है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है,
तो क्या होगा इस केस में आयनिक बॉन्ड आयंस नहीं बनते हैं, सिंपल एडिशन होगा, एक हाइड्रोजन ऐड होगा इस तरफ एक इस तरफ, एक ही स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर रहेगा डबल बॉन्ड। कार्बन क्या था इस केस में, sp हाइब्रिडाइज, शेप था लीनियर। अब क्या होगा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा कार्बन का, यहां पर कार्बन था sp हाइब्रिडाइज, अल्किन में कार्बन क्या हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइज, शेप क्या होगा अराउंड ईच कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर टाइप शेप हो जाएगा दोनों में। तो ये हमारा हुआ सिस अल्किन फॉर्मेशन बाय सिन एडिशन। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। नाम कैटलिस्ट का ध्यान रखना, इसका नाम होता है लिंडर कैटलिस्ट। काम क्या होगा सिलेंडर कैटलिस्ट का, अल्काइन से आपको देगा सिस अल्किन, टर्म यूज करते हैं यहाँ पर सिन एडिशन। सिन एडिशन का मीनिंग आप लिख दिया यहाँ पर है, और आई होप ये आपको समझ में आया पॉइंट। अब आते हैं पहले केस में कि यहाँ पे ट्रांस कैसे बन गया। अब इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। पहला रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रांस अल्किन फॉर्मेशन कैसे होता है अल्काइन से, इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने लिया है सोडियम मेटल और लिथियम मेटल। यहाँ पर क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम हो चाहे लिथियम, आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन इसको देगा किसको, कार्बन एटम किसी को दे सकते हैं, दोनों कार्बन यहाँ इक्विवेलेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना इस रिएक्शन में हम क्या लेंगे अल्काइन, नॉन टर्मिनल, CH नहीं होना चाहिए। अगर CH होगा तो इनका रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन से, क्योंकि वो होते हैं एक्टिव हाइड्रोजन से या एसिडिक हाइड्रोजन, वो रिएक्ट कर जाएंगे इस CH ग्रुप से। तो इस केस में जब रिएक्शन करना है हमको, तो हम देखते हैं मैकेनिज्म के हिसाब से देखेंगे इसको रिएक्शन को। पहले क्या होगा, आई राइट मैकेनिज्म डायरेक्टली इन दिस केस, लेकिन शुरू करते हैं। सोडियम मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। अब कार्बन क्या होता है, कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी कार्बन है कंप्लीट ऑक्टेट, इसके 4 बॉन्ड थे। तो क्या होता है इस केस में एक शिफ्टिंग हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का, एक C के पास, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आएंगे इस C के पास। यहां पर कार्बन क्या था sp हाइब्रिडाइज, अब क्या होगा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, बचेंगे 2 बॉन्ड्स। अब यहां पर क्या होगा रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक आया इसमें, और एक हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है रेडिकल अनाइन इंटरमीडिएट, रेडिकल अनाइन इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट में क्या है, एक माइनस चार्ज है C के पास तो अनाइन हो गया, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो रेडिकल भी हो गया, दोनों होते हैं इसके पास। फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में, यहां पे क्या हुआ लॉस ऑफ Na+। अगले केस में क्या होता है, अमोनिया से एक हाइड्रोजन ले लेगा ये वाला कार्बन एटम, क्योंकि एल्कीन्स क्या होते हैं लेस एसिडिक, व्हेन द अमोनिया सो बेस इज स्ट्रॉन्गर, तो लॉस ऑफ NH2 नेगेटिव आयन। यहां पे H आएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है। अब क्या होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन मिलेगा सोडियम की हेल्प, सोडियम से इसको, लेकिन यहां पर क्या होता है अल्काइल ग्रुप बल्की होते हैं, दे विल ट्राई टू मूव अवे, ट्रांस टाइप ज्योमेट्री। सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा सोडियम को, तो यहां भी कार्बन में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा कार्बन को, तब क्या होगा इस केस में, यहां पे माइनस चार्ज C के पास। अब क्या होगा इस केस में ट्रांस अल्किन फॉर्मेशन का यही अपना मेन रीजन होता है कि कंपेयर टू हाइड्रोजन, यहां पे है अल्काइल ग्रुप, साइज बड़ा होता है, ये H है, साइज छोटा है हाइड्रोजन का, 2 ग्रुप अल्काइल ग्रुप बल्की होते हैं। अगर वो जाएंगे अपोजिट साइड में तो क्या होगा उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होने से क्या होगा उसका स्टेबिलिटी अधिक होता है इस इंटरमीडिएट का, इसलिए हमारा इस टाइप का शिफ्टिंग होता है। और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि ट्रांस अल्किन बनने का, कि ट्रांस अल्किन क्यों बनता है, बिकॉज जब रिएक्शन होगा दे फॉर्म दिस सेकंड अनायन इंटरमीडिएट, इन दिस अनायन इंटरमीडिएट द 2 बल्की अल्काइल ग्रुप विल मूव अपोजिट। क्यों जाते हैं अपोजिट, क्योंकि इस केस में साइज बड़ा है, रिपल्सन कम होगा, तो अल्काइल ग्रुप के बीच में इसका फॉर्मेशन फेवर होगा। और फिर क्या होगा अगले स्टेप में, यहां से फिर से रिएक्शन रिपीट होगा,
NH2 नेगेटिव मॉलिक्यूल से, अमोनिया मॉलिक्यूल से एक H लेगा, NH2 नेगेटिव लॉस होते हैं इस रिएक्शन में, और आपको देगा इस केस में ट्रांस एल्कीन। देखो दोनों हाइड्रोजन यहां पर कैसे हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये हमारा होगा ट्रांस एल्कीन फॉर्मेशन। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो सिंपल चीज है, अगर आपको याद होगा कि हमारा क्या था ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एल्कीन दिया है और अमोनिया दिया है तो अमोनिया इज मोर एसिडिक कंपेयर टू एल्कीन्स। आपको याद होगा पी के वैल्यूज के बारे में, 0 से बढ़ा था हमने, अराउंड होता है इसका 40 to 43 रेंज में अल्कीन्स के लिए। अमोनिया है पी के वैल्यू 34। इसका मीनिंग क्या है, पी के वैल्यू कम होता है अमोनिया का, अमोनिया अधिक एसिडिक होता है एल्कीन से। तो अगर हम लेते हैं कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ, तो क्या होगा, एल्कीन्स कंजुगेट बेस आर स्ट्रॉन्गर देन NH2 नेगेटिव आयन। आप कहेंगे ना सर ये कैसे ले लिया, अमोनिया तो एसिडिक कंपाउंड नहीं होता है, बेसिक होता है। नो डाउट अमोनिया बेसिक है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं एल्कीन को और अमोनिया को, उस केस में एल्कीन और अमोनिया के अंदर क्या होता है, एल्कीन्स कम एसिडिक होते हैं अमोनिया से, उनका पी के वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, अमोनिया अधिक एसिडिक हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मोर एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में रिएक्शन आपस में हो जाता है। कंपैरेटिव देखिए यहां पर सारी चीजें कंपैरेटिव होती हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। तो इस केस में यहां पर H लेगा कार्बन, यहां से NH2 नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा, और उसके बाद में एक बनेगा स्ट्रक्चर, फिर रिपीट होगा रिएक्शन। तो दोनों स्टेप में क्या है, एल्कीन के कंजुगेट बेस होते हैं, एल्कीन्स के कंजुगेट बेस होते हैं, और वो कैसे होते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होते हैं। सो फ्रॉम अमोनिया जो कि एसिडिक कंपाउंड नहीं है, वहां से भी H ले सकते हैं। क्यों, कंपैरेटिव स्ट्रेंथ के अंदर एल्कीन्स कम एसिडिक है अमोनिया से। इसका मतलब क्या है, जो एल्कीन का कंजुगेट बेस होगा स्ट्रॉन्गर होता है देन NH2 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक रिएक्शन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। दो टाइप के एल्कीन बनते हैं, सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्शन खत्म होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डी का मीनिंग था रिमूवल, लॉस, हाइड्रेशन का मीनिंग वाटर, लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, कि एल्कोहल से अगर हम वाटर निकाल देते हैं तो आपको मिलेगा एल्कीन फॉर्मेशन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन का चांस होता है इसमें पूछने का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ पॉइंट्स आएंगे इस रिएक्शन में, उनको भी देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इस रिएक्शन का एग्जांपल और इसका मैकेनिज्म। पहला रिएक्शन क्या है इस केस में, देखिए यहां पर हमारा अल्कोहल दिया है, सपोज CH3 CH CH3OH। इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वी कैन टेक आल्सो H3PO4 फॉर डिहाइड्रेशन, कैन टेक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4। दोनों ही क्या होते हैं, काम कर सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से। क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ रिएक्शन में। ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका क्या होगा मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, आप समझो इनको, मैकेनिज्म्स को है याद नहीं करने, मैकेनिज्म समझना पड़ेगा इसको है। फिर की पॉइंट ध्यान रखो कि इसमें ये हमारा मेन पॉइंट था, इसको पकड़ना है। अगर आप मेन पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि ये रिएक्शन ऐसे होगा, तो क्वेश्चन आपके लिए सोचना बहुत आसान हो जाता है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, इसमें क्या क्या होंगे स्टेप मैकेनिज्म के अंदर। पहला स्टेप आएगा इसमें, व्हेन टेक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टेप 1 आएगा इसके अंदर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कि यहां पर एल्कोहल दिया है, इट विल टेक हाइड्रोजन प्लस आयंस फ्रॉम एसिडिक मीडियम। आपका सोर्स होगा एसिड, यहां पर वहां से H ले सकते हैं। और क्या बनता है इसमें, एक आयन बनेगा, इसका नाम होता है ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। स्टेप इज फास्ट एंड रिवर्सिबल। यहां पर O पे लोन पेयर है,
उसकी हेल्प से इसने एक हाइड्रोजन प्लस ले लिया इस एसिड से, या जो भी हमारा एसिडिक मीडियम है उससे। विद द हेल्प ऑफ एसिडिक मीडियम OH ग्रुप विल टेक हाइड्रोजन प्लस आयन फ्रॉम एसिड, और क्या बनेगा, इस टाइप का आयन बनता है, इसका नाम होता है ऑक्सोनियम आयन। व्हाई ऑक्सोनियम? ऑक्सीजन हैव प्लस चार्ज। देखिए जब भी आपके आयंस होते हैं, अगर चार्ज होगा पॉजिटिव तो उसमें हमारा सफिक्स आता है EM, तो O पर आएगा प्लस चार्ज पहले स्टेप में। अगला स्टेप आएगा, स्टेप 2 आएगा इसके मैकेनिज्म में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, यहां पर ये दिया है हमको ऑक्सोनियम आयन, O पर प्लस चार्ज है, ये होगा स्लो स्टेप में, इसको होता है स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का RDS। स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का RDS, इसका मीनिंग समझाएंगे अभी। तो क्या होगा इस केस में, स्लो स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इसमें क्या हुआ, हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन से ऑक्सीजन का, O प्लस था, इलेक्ट्रॉन मिल गया O को, और ये वाटर बाहर जाएगा इसमें से। इसमें थर्ड स्टेप आता है डीप्रोटोनेशन स्टेप। बाय डीप्रोटोनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। मीनिंग क्या है डीप्रोटोनेशन का, लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। तो क्या हुआ डीप्रोटोनेशन रिएक्शन के अंदर, इस केस में हमारा ये कार्बोकटाइन था, इसने क्या क्या HN लॉस कर देगा। ये किसकी हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। O पर लोन पेयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ही HN निकालना इजी होता है। हम इसमें और लिखते थे क्या, HSO4 नेगेटिव आयन, वो भी ये काम कर सकते थे ये वाला, लेकिन होता क्या है सोल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो ये हमारा ऑक्सीजन से हेल्प और क्या होता है सेकंड, ये कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स ये कंपाउंड कैसा है, मोर एसिडिक है। इसका मीनिंग वाटर विल एक्ट एज बेटर बेस देन दिस HSO4 नेगेटिव आयन। HN को निकालने में कौन लेता है, बेस का जो काम करेगा। तो कंपेयर टू HSO4 नेगेटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए इस H को लेंगे वाटर में लेना इजी होगा, दोनों का ही काम हो सकता है ये वाला, बट वाटर प्रेफर करते हैं बिकॉज कंपेयर टू HSO4 नेगेटिव आयन वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज स्ट्रॉन्गर बेस। और फिर क्या हुआ, यहां बनेगा पाई बॉन्ड और यहां से आपका वाटर जो है एल्कीन फॉर्मेशन हो जाता है। either you get H3O plus or H2SO4 loss, that is in the reaction acting as catalyst। इस रिएक्शन में ये एसिड कैसा होता है, एक्टिंग एज कैटलिस्ट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये स्टेप फिर से फास्ट होगा, स्लो था RDS था, ये स्टेप फास्ट है, दो स्टेप फास्ट होंगे। यहाँ पे मैंने टर्म लिखा है RDS, इसका मीनिंग क्या होता है RDS का, समझते हैं एक बार इसको। देखो RDS स्टैंड फॉर R for rate, D for determining step, determining, S for step। RDS stand for rate determining step। देखो कोई भी जब रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के अंदर, मान लो इसी रिएक्शन में देखा कि 3 स्टेप हो रहे हैं, 3 स्टेप में से क्या है, एक स्टेप फास्ट था, फास्ट एट इक्विलिब्रियम, सेकंड स्टेप स्लो था, एक स्टेप अगेन फास्ट है। तो जब रिएक्शन होता है इसमें कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप में से एक स्टेप होता है स्लोएस्ट। इसका मीनिंग होता है किसी भी रिएक्शन का जो भी होगा स्लोएस्ट स्टेप, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन का RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्यों होता है, देखिए इसका मीनिंग अगर समझते हैं, इस रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं पहले कि मान लो ये हमारा स्टेप फास्ट था, इसमें लग गया 10 सेकेंड्स, ये स्टेप हमारा स्लो है RDS है, इसमें लग गया हमारा सपोज हाफ एन आवर 30 मिनट्स, और ये स्टेप फिर से फास्ट है, यहां लग गया सपोज 30 सेकेंड्स। कहने का मीनिंग है इन दो स्टेप में बहुत कम टाइम लगता है इस स्टेप के कंपैरिजन में। तब अगर हम रिएक्शन में सोचते हैं कि इन रिएक्शन को कंप्लीशन होने के लिए कम से कम कितना टाइम लगना चाहिए, यहां पे था 10 सेकंड, यहां पे था 30 सेकंड, यहां पे था 30 मिनट्स, तो कम से कम टाइम रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन कंप्लीशन के लिए 30 मिनट्स। उससे कम टाइम में रिएक्शन यहां पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा
किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप उसको बोलते हैं रिएक्शन का आरडीएस। समझ में नहीं आ रहा है? ये स्टेप फास्ट होते हैं, फास्ट होंगे बट दे विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट लॉ इक्वेशन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन स्लो स्टेप। तो अगर हम इसको आई होप ये आपको समझ में आया पॉइंट है कि रिएक्शन कंप्लीशन होने में कम से कम कितना टाइम लगना चाहिए या टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। इसलिए हम बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये हमारा टॉपिक काइनेटिक्स में है, फिजिकल पोर्शन में 12th क्लास में, वहां पे हम पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें और भी पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म्स में। थोड़ा सा आपको की पॉइंट याद रखना पड़ेगा, लाइक ये स्टेप स्लो होता है, इसमें ये बनते हैं कार्बोकटाइंस। इनका एक प्रॉपर्टी होता है रिएक्शंस में कि दे मे रीअरेंज। यहाँ तो खैर नहीं हुआ इस केस में, बट और भी रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी होता है कि रिएक्शन में जब कार्बोकटाइंस आपके होते हैं इंटरमीडिएट्स, दे कैन रीअरेंज। आई होप ये स्लो स्टेप का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, आरडीएस का मीनिंग समझ में आया होगा। अगर नहीं आते तो एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक साइकिल फैक्ट्री है, एक साइकिल फैक्ट्री है, इसमें साइकिल्स बनते हैं। मान लो उस फैक्ट्री के अंदर कुछ पार्ट्स बन रहे हैं 500 पार्ट्स पर डे, कुछ पार्ट बनते हैं 300 पार्ट्स पर डे, कुछ पार्ट बन रहे हैं खाली 200 पार्ट्स पर डे। तो हाउ मेनी साइकिल मैक्सिमम, व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स व्हिच कैन कम आउट ऑफ फैक्ट्री पर डे? कितना हो सकता है? व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स, कितना हो सकता है एक दिन में जो फैक्ट्री से बाहर आ सकता है पूरा कितना होगा आंसर? 200। यस, वेरी गुड। बहुत सिंपल लॉजिक है। साइकिल पूरा चाहिए, साइकिल तो निकाल दिया, सब उसमें हैंडल ही नहीं है, या साइकिल निकाल दिया उसमें उसका व्हील ही नहीं है, तो साइकिल चलेगा क्या? साइकिल में पूरा होना चाहिए, तो सारे पार्ट कंपलसरी है कि साइकिल चले भी, कंट्रोल भी कर पाए साइकिल को, कि पता लगा ब्रेक नहीं है या कुछ एक पार्ट नहीं है, मिसिंग कर दिया है, क्योंकि हमने साइकिल बना दी ज्यादा, हमने साइकिल बना दी 300 बना दिया, 500 साइकिल बना दी। अब जो पार्ट्स में है नहीं 2-3 पार्ट्स, जब पार्ट्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली साइकिल पूरा नहीं हो पाएगा। तो साइकिल जब पूरा हमको चाहिए तो सारे पार्ट चाहिए हमको। सारे पार्ट में जिस पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग सबसे स्लो होता है, सबसे कम हो पाएगा, दैट डिसाइड कि कितने साइकिल आपके उस फैक्ट्री में बन पाएंगे मैक्सिमम एक दिन के अंदर। समझ में आया? ऐसे ही बोलते हैं रिएक्शन में कितना टाइम कम से कम चाहिए होता है कंप्लीशन होने के लिए, वो डिपेंड करता है टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप। इसलिए हम रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप को बोलते हैं रिएक्शन का आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। समझ में आएगा पॉइंट? ये हुआ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब इसके हेल्प से हम कुछ पॉइंट समझते हैं इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है? देखिए इसमें हम क्या क्या पॉइंट समझते हैं। इसका ऑलरेडी हमने मैकेनिज्म लिख चुके हैं, मैं यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, लिखूंगा नहीं, आपको समझिए खाली। देखिए इसका नाम क्या होता है रिएक्शन का, मैकेनिज्म का? दिस रिएक्शन इज सेड टू फॉलो इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म, इसका नाम होता है रिएक्शन का इवन मैकेनिज्म। देखो इवन को लिखते कैसे हैं? अगर हम देखें इंग्लिश का 4 लाइन कॉपी तो उसमें प्रॉपर लिखना होता है, फर्स्ट लेटर हुआ कैपिटल होता है, ई कैपिटल, फिर यहां पे लिखेंगे 1 इन सबस्क्रिप्ट। अगर होता है एक नंबर और होगा सपोज तो फिर अगेन फुल 3 लाइन्स लिखते हैं। यहां पर इवन का मीनिंग क्या है? देखो इवन का मीनिंग होता है यहां पर 1 का मीनिंग है यहां पे यूनिमोलिकुलर, 1 का मीनिंग होगा यहां पे यूनिमोलिकुलर, और ई का मीनिंग है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन फॉलो मैकेनिज्म कॉल्ड E1 मैकेनिज्म, मीनिंग यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इसका मीनिंग क्या है? देखिए यहां पर हमने क्यों बोला यूनिमोलिकुलर? क्योंकि यहां पर स्लो स्टेप होगा। सिंस स्लो स्टेप which is the reaction RDS involve सिंगल रिएक्टेंट, उसमें एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो हम बोलेंगे इसको यूनिमोलिकुलर। आपको ऐसे केस में देखना पड़ता है स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं,
अगर एक है, वन है तो यूनिमोलिकुलर, दो होंगे तो बाइमोलिकुलर, तीन पे टर्मोलिकुलर। जितना आपको दिखेगा स्लो स्टेप में मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट्स, वो हमारा डिसाइड करता है ये टर्म को नंबर को है 1 और 2। 1 और 2 काफी कॉमन है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, लाइक SN1 SN2 E1 E2। ये हम थोड़ा रिएक्शन पढ़ते रहे धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट था यूनिमोलिकुलर, और ये लिखा है एलिमिनेशन, ये होता है नेट रिएक्शन। इट इज नेट रिएक्शन इज एलिमिनेशन। क्या है नेट रिएक्शन? एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा अल्कोहल है, इसमें से हमने वाटर को क्या किया, बाहर निकाल दिया, एलिमिनेशन कर दिया। सो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। आई होप ये पॉइंट में आया होगा। इसका नाम E1। स्लो स्टेप में देखा वन रिएक्टेंट तो यूनिमोलिकुलर, और नेट रिएक्शन है एलिमिनेशन ऑफ वाटर तो E एलिमिनेशन। अब आते हैं इस रिएक्शन के नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्शन में, यह क्वेश्चन पूछते भी फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे, व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स इन दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। जब रिएक्शन होगा इस केस में तो क्या आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल देन प्राइमरी अल्कोहल। हाउ वी कैन डिसाइड दिस पॉइंट? देखिए ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। सिंपल इसका ध्यान रखिए कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट, मोर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। यहां दो चीजें होती हैं कि एक तो ये पॉइंट काफी कॉमन है हमारा, अल्कोहल में तो हमारा ये पॉइंट अकेले ही इसको लेते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी अधिक होता है तो भी क्या है, कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। इसको और ध्यान रखते हैं पॉइंट को है। ऑल्सो व्हेन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, देन ऑल्सो reactivity is more, then also reactivity is more। ये आपको दो पॉइंट हेल्प करेंगे और भी रिएक्शंस में। एक तो आएगा, ये आएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इस केस में हमारा कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है। मान लो कोई और रिएक्शन आएगा जिसमें कोई डिफरेंट होगा इंटरमीडिएट, तो हम देखते हैं उस केस में उस स्टेबिलिटी, उस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी, जितना अधिक स्टेबिलिटी है हमारे इंटरमीडिएट का, वो कंपाउंड उतना ही अधिक रिएक्टिव होता है। और ध्यान रखिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है जज कर पाना, तो उस केस में अगर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी अधिक होता है तो भी क्या होता है, रिएक्टेंट बिकम मोर रिएक्टिव, देन आल्सो रिएक्टेंट बिकम मोर रिएक्टिव। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा इस रिएक्शन के अंदर, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज पॉसिबल। ये आपको समझाएंगे डिटेल में। ये होता है, इसका लॉजिक होता है ड्यू टू कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट। ये पूरा टॉपिक में टाइम लगूंगा स्टार्टिंग में समझने के लिए। ड्यू टू कार्बोकटाइन्स रीअरेंजमेंट, ड्यू टू कार्बोकटाइन्स रीअरेंजमेंट, कार्बन चेन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ में आया पॉइंट? तो ये हमारे अभी तक पॉइंट हुए। इसमें एक और आता है पॉइंट कि जब एल्किन बनता है उसमें मान लो यहां तो एक ही एल्किन पॉसिबल था, अगर 2 या 3 एल्किन पॉसिबल होंगे तब क्या एल्किन होना चाहिए मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन का। उसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अगर मान लो रिएक्शन में 2 या 3 एल्किन पॉसिबल होंगे तब क्या क्या होता है, एक पॉइंट होता है, उसका नाम होता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारा फॉलो होना है सेट्जेफ रूल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेटसेफ रूल।
is obeyed. In this reaction Stirred-Jebb rule और Zetsup rule is obeyed. इस रूल का मीनिंग क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट आपका रूल है ये वाला. इसका लिखो स्टेटमेंट. इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस a more alkylated or more substituted or more stable alkene will be major product. ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस, अगर किसी भी रिएक्शन में एक से अधिक एल्कीन पॉसिबल होंगे, उस केस में जिस एल्कीन का स्टेबिलिटी अधिक होता है वो इस रिएक्शन में क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट. ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस ए मोर एल्काइलेटेड एल्कीन और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और मोर स्टेबल एल्कीन. आप इसको पकड़े पॉइंट को, मैं ये पॉइंट है कि एल्कीन का स्टेबिलिटी का रीजन यही आता है कि इफ द एल्कीन इज मोर अल्काइलेटेड तो क्या होगा उस केस में? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों केस में सेम आता है कि मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप दे विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर टू एल्कीन्स एंड स्टेबलाइज एल्कीन्स. तो बाय मोर हाइपर कॉन्जुगेशन आप इसको पकड़िए कि जिस एल्कीन का स्टेबिलिटी अधिक होता है इस रिएक्शन में, वो एल्कीन आपका होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट. That alkene in the reaction will be the major product in dehydration reaction. ठीक है. स्टेबिलिटी में क्या क्या हम पॉइंट दे सकते हैं? आपका एक रूल था ना जो पढ़े थे आप जीओसी में, अरही रूल आप यूज कर सकते हो. AERHI, इसको अरही रूल बोलते हैं. एक का मीनिंग होता है अगर हमारा प्रोडक्ट होगा एरोमेटिक हाईली स्टेबल होता है, प्रायोरिटी इज मैक्सिमम. सच काइंड ऑफ व्हिचएवर कंपाउंड कैन फॉर्म एरोमेटिक प्रोडक्ट, इट इज हाईली स्टेबल. ई होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. एक होता है मोर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी. एक होता है हाइपर कंजुगेशन और एक आता है इंडक्टिव इफेक्ट. ये हमारा होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में कि प्रायोरिटी हम देंगे हाईएस्ट देंगे पहले. अगर हमारा एरोमेटिक प्रोडक्ट बनता है हाईली स्टेबल होगा, मैक्सिमम रिएक्टिविटी होगा कंपाउंड का, प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम अमाउंट. फिर देखते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ये हमारे और भी कम जगह काम आते हैं पॉइंट्स. इसी हम रूल को बोलते हैं अरही रूल. AERHI. अरही रूल मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है. पहला प्रायोरिटी ए का, फिर ई का, फिर आर का, फिर एच फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. आप इसको लगा सकते हैं स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए. कोई भी आपका इंटरमीडिएट हो मॉलिक्यूल्स हो, उसका स्टेबिलिटी हमको ऑर्डर देखना है तो ये हम पॉइंट हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है. तो अब ये रूल क्या बोलता है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल whichever alkene is more stable in the reaction become major product. हमको इसमें इस पॉइंट को देखना पड़ेगा. ठीक है. अब हम इन पॉइंट को थोड़ा इलाबोरेट करते हैं. ये तो बेसिक पॉइंट्स. एप्लीकेशन क्या है इन पॉइंट्स का, अब उसको हम देखते हैं.